नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी मुकेश महल और आप देख रहे हैं आयुर्वेद धाम, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको कोशिश करते हैं जानकारी दिलाने की आयुर्वेद से संबंधित। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली किस तरह से आपके लिए बेहतर साबित हो रही है, किस तरह और बेहतर आप अपने जीवन को बना सकते हैं, किस तरह और ज्यादा आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। आयुर्वेद जगत में इन सभी सवालों के जवाब है और विशेषकर जो फोकस किया जा रहा है बालों पर, किस तरह आप अपने बालों को और अधिक बेहतर, स्वस्थ और जिंदगी भर के लिए इन्हें सुंदर बना सकते हैं। इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं आयुर्वेद जागृति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और घरोंडा में वैद्य हुकमचंद आयुर्वेद धाम का सफल मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी का। सबसे पहले अपने स्टूडियो में पहुंचे पर स्वागत करते हैं और फिर आपके सवाल भी उन तक जरूर पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद जगत में आपका नाम जाना जाता है, स्पेशली बालों को लेकर। बालों पर आपने इतनी गहन रिसर्च किया, गहन अध्ययन किया है। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली जो आज एक काफी मजबूत बनकर सामने आई है, एलोपैथी से लोगों का विश्वास दूर होता जा रहा है और फिर से वो, जैसा कि आपका मोटिव है आओ लौट चले प्रकृति की ओर, तो धीरे धीरे जो है आवाम वापस लौट रहा है आयुर्वेद जगत की ओर। क्या कहना चाहेंगे आपको, ये आयुर्वेद जगत की एक सफलता कही जा सकती है? आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद की सफलता और असफलता की तो कोई बात है ही नहीं। आयुर्वेद का मतलब है जो हम हैं वो आयुर्वेद है, यानी कि जो चीज प्रकृति है वो हम हैं और वही आयुर्वेद है। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, आयुर्वेद तो तभी से ही एक ऐसा विज्ञान, एक चिकित्सा विज्ञान था जो भारतीय संप्रदाय के अंदर भगवान ब्रह्मा जी ने ज्ञान ये बांटा और फिर धीरे धीरे करके उत्तर होता होता ये अश्विनी कुमार, वैद्य अश्विनी कुमार हुए हैं, बहुत सारे ऋषि की एक परंपरा रही है। आत्रेय ऋषि हुए हैं, चरक हुए हैं, श्रुत हुए हैं, उनके आगे शिष्य हुए, अग्निवेश हुए, उनके बहुत ऋषियों की परंपरा से ज्ञान जो है वो धीरे धीरे आता रहा। और ये एक ऐसा विज्ञान था जो मात्र व्यक्ति को ठीक ही नहीं करता था बीमार होने पे, ये व्यक्ति को जीना सिखाता था। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है, मतलब अगर मैं इसे ये कहूँ कि ये मात्र चिकित्सा शास्त्र ना होकर जीने की कला सिखाने वाला शास्त्र है या विज्ञान है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। एक पड़ाव डॉक्टर साहब बीच में 21वीं सदी, जिसे मॉडर्न जमाना कहा गया, एलोपैथिक दवाएं जिनका असर जल्दी होता है, उनकी तरफ रुझान देखा गया। लेकिन अब जब उनके दुष्परिणाम लोगों के सामने आए कि इन दवाइयों का असर जितना तेज है, उनका जो दुष्परिणाम है वो भी उतना ही घातक सिद्ध होता है, अब वापिस जो है सबका रुझान आयुर्वेद की तरफ हो रहा है। इस मामले में हम चाहेंगे आप जरूर। इसके ना 2-3 कारण है कि आयुर्वेद का जो पिछले दिनों या पिछले शताब्दियों के अंदर जो ह्रास हुआ, उसके कारण क्या है, उसमें मैं जानना चाहूंगा। जब आपने इतना बढ़िया प्रश्न किया है, तो पहला कारण तो ये है कि जब बहुत सारे विदेशियों ने हमारे देश पे आक्रमण किया, शक आए, खून आए, ठीक है, फिर मुगल आए, फ्रांसीसी आए, फिर ब्रिटिश लोग आए जिन्होंने लगभग 300-400 साल हमारे देश पे राज किया। तो उस जो अतिक्रमण हुआ, चाहे वो चिकित्सा का हुआ, चाहे वो संस्कारों का हुआ, चाहे वो सभ्यता का हुआ, उसकी वजह से हमें बहुत क्षति पहुंची। भारतीय संस्कारों को, भारतीय चिकित्सा को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को, बहुत संस्कृति को बहुत नुकसान हुआ। आयुर्वेद जगत को भी काफी, आयुर्वेद जगत को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जब भी बाहर की संस्कृतियां अपना कुछ लेकर किसी देश के अंदर जाती हैं, तो उनका सबसे पहला मोटिव ये होता है कि उसकी संस्कृति पर, उसके शास्त्रों पर, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र है, चाहे वो अर्थशास्त्र है, उस पर वो प्रहार करने की कोशिश करती हैं और अपनी चीज प्रतिस्थापित करने की कोशिश करती हैं, ताकि लोग उनसे जुड़ें, उनके धर्म को समझें और उसके अंदर अपने आप को आरोपित कर सकें और स्वयं का जो उत्थान है वो उसमें महसूस करें, वो महसूस करें। डॉक्टर साहब, एक और यहाँ पर जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहेंगे। जो दूसरे पश्चिमी देश हैं, साथ में चीन है, यहाँ पर भी भारतीय जो जड़ी बूटियां हैं उन्हीं का अध्ययन करने के पश्चात कई दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है। तो क्या कहना ये गलत होगा या सही होगा कि जो विदेशी हैं वो भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए उतावले कहे जा सकते हैं? क्या सच है? अगर हम इतिहास की बात करें तो ये परंपरा रही है। पूरे विश्व के अंदर भारतीय जो ज्ञान था वो अपने आप में सबसे महान परंपरा वाला माना जाता था। विश्व की 2 यूनिवर्सिटी फेमस थी, नालंदा और तक्षशिला। और खास बात देखिए कि उस प्राचीन विश्व में अगर हम 2-3 हजार साल पुरानी बात करें तो 2 ही यूनिवर्सिटी होती थी और दोनों की उत्पत्ति और उनका उद्गम, उसके साथ साथ उनका विकास, वो सारा का सारा हिंदुस्तान में हुआ। इस समय जो तक्षशिला, नालंदा की बात, तक्षशिला पाकिस्तान में है, नालंदा बिहार में है, तो उस समय तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता था। तो जब यूनिवर्सिटी बनी तो पूरे विदेशों के जो स्कॉलर थे
जो वो वहाँ के तत्ववेता थे या वहाँ के विद्वान थे, वो सभी लोग ज्ञान लेने के लिए भारत आते थे। अब वो जाके उस ज्ञान को, चाहे वो चिकित्सा का ज्ञान हो, चाहे वो शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे वो धर्म का ज्ञान हो, चाहे वो अध्यात्म का ज्ञान हो, सारे को ले जाके अपने देशों में प्रचार प्रसार करते थे। और फिर संस्कृतियों का मिलन, कुछ वहां की संस्कृति थी, कुछ हमारी थी, उन संस्कृतियों के मिलन से अलग अलग सभ्यताओं का, अलग अलग चिकित्सा शास्त्रों का निर्माण हुआ। अब जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, एलो मैंने होता है विपरीत, और पैथी मैंने विज्ञान, जो विपरीत विज्ञान। विपरीत विज्ञान का अर्थ ये होता है, 3 किस्म की चिकित्सा पद्धति हैं जो मशहूर हैं, जो मोस्टली जानी जाती है। चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप इसका ज्ञान। सबसे पहली जो चिकित्सा पद्धति जो है वो है आयुर्वेद, जिसके बारे में हम हमेशा चर्चा करते ही हैं। दूसरी है एलोपैथिक। एलोपैथिक मैंने जो इंग्लिश मेडिसिन, एलो मैंने विपरीत और पैथी मैंने विज्ञान, विपरीत जो शास्त्र है। और तीसरा है होम्योपैथी। होम्यो मैंने समान जिस कारण से बीमारी उत्पन्न हुई है उसी कारण से हम इलाज करते हैं, उसी कारण की छोटी मात्रा देकर उसका हम इलाज करते हैं। और आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद है हेतु पर चिकित्सा। हेतु मैंने होता है दोष, जिस कारण से शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न हुई है उस कारण का ही समूल विनाश कर देना, ये हेतु पर चिकित्सा है। और एलोपैथी क्या है? लक्षण पर चिकित्सा है। हम इसमें लक्षणों का निदान करते हैं। हम यहाँ जड़ नहीं काटते, हम यहाँ लक्षणों को, पत्तों को काटते हैं, टहनियों को काटते हैं। यानी कि यदि कहा जाए कि तापमान ज्यादा है तो मात्र शरीर के तापमान को कम करने के लिए इलाज किया जाता है। तापमान को कम करने के लिए इलाज किया जाता है। और जो मुख्य जो फर्क कहाँ आता है कि जो आयुर्वेद में और एलोपैथी में जो फर्क है, वहां पर जो दवाइयां यूज की जाती हैं वो रसायनों से बनी होती हैं जो शरीर के विपरीत हैं, इसलिए वो एलो है जी। और हमारे यहाँ जो दवाइयां यूज होती हैं वो सारा प्रकृति से बनी हुई है, जड़ी बूटियां प्रकृति से पैदा होती हैं, हम भी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि तो वो समान है जी। ये कहा जा सकता है डॉक्टर साहब आसान शब्दों में, जो एलोपैथी में दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं वो शरीर के लिए प्राकृतिक तौर पर निर्मित नहीं है, वो मजबूरी में एक शरीर को दी जाती हैं ताकि वो उस संक्रमण जो भी लक्षण है उसे समाप्त किया, ना कि शरीर को फायदा देने के लिए। बिल्कुल। देखो, किसी भी बीमारी को रोकने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है, ये हमारा जो शरीर है, अगर हम इसको ये माने कि एक किला है और इस पर कोई शत्रु आक्रमण करता है, हम शत्रु को बीमारी मान सकते हैं। और वो जो शत्रु है उसको भगाने के 2 ही तरीके हैं, या तो हमारे पास इतनी शक्ति हो कि उसका मुकाबला कर पाए, वो हार जाए, और दूसरा तरीका ये है कि हम अपने किले को इतना मजबूत कर लें कि वो अंदर एंट्री ना हो पाए जी, उसको संक्रमित ही ना कर पाए जी। तो आयुर्वेद इस सिद्धांत पे चलता है। आयुर्वेद सिद्धांत है कि आपको इतना मजबूत कर लो कि दूसरे व्यक्ति की हिम्मत ही ना होगा आपको कुछ कहने की जी। दोस्तों, ये वो शब्द हैं जो आपको समझने में आसान करते हैं। कई हमारे साथी, हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं, उन्हें थोड़ा मुश्किल रहता है कि मेडिसिन और मेडिकल टर्म्स को समझना। ये जो उदाहरण है ये आप ही के लिए हैं कि किस तरह से आयुर्वेद जगत में जो चिकित्सा प्रणाली है वो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ क्यों कही जाती है। डॉक्टर साहब, इसके विपरीत अगर एलोपैथी पर आए तो उनमें लोगों के मन में ये मानसिकता रहती है कि यदि कोई भी शरीर में रोग है, किसी भी तरह की समस्या है, तो एलोपैथिक दवा मात्र 15, 20 या 30 मिनट में वो फायदा करना शुरू कर देते हैं और इसी लालच में उनको ज्यादा प्रचलन मिला है। तो मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी के अपने फायदे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले एक डॉक्टर की, एक मरीज की यही वो होती है कि जल्दी से जो लक्षण उसको आ रहे हैं वो उसको कंट्रोल, वो खत्म हो। बुखार हो रहा है किसी को, हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वो टेम्परेचर को कंट्रोल करे। कोई ऐसा सिम्टम है जो इमरजेंसी से निकलने, ब्लड प्रेशर किसी का बहुत ज्यादा हाई हो रहा है तो हम उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। तो उस चिकित्सा पद्धति के अपने लाभ हैं। जहाँ बात इमरजेंसी की आती है वहाँ एलोपैथी चिकित्सा लेना कोई नुकसानदायक नहीं है। हम भी अपने पेशेंट को ये नहीं कहते, हमें किसी पैथी से विरोध नहीं है। अल्टीमेट पर्पस क्या है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए और ठीक होने के साथ साथ उसे कोई बीमारी या अन्य कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होना चाहिए, यानी कि उन्हें पहले स्वस्थ किया जाए और फिर उन्हें मजबूत किया जाए कि दोबारा कोई बीमारी ना। बिल्कुल। अगर कोई पेशेंट ऐसा लगता है हमें बुखार है तो हम भी सहारा लेते हैं, सिम्टोमेटिक सहारा लेते हैं। लक्षणों को दूर करने के लिए हम एलोपैथिक का सहारा ले सकते हैं, उसके लिए हमें कोई वो नहीं। लेकिन आयुर्वेद के अंदर भी जैसे जैसे आयुर्वेद ने तरक्की की है, उन्नति की है, विज्ञान की धारा के साथ उसने अपने कदम बढ़ाए हैं, तो बहुत सारी चीजें आयुर्वेद के अंदर भी ऐसी निर्मित हुई हैं जो बड़ी जल्दी से और इमरजेंसी कंट्रोल करने में काम करती हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आयुर्वेद के अंदर त्वरित काम करने वाली दवाइयां नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं वो शायद एलोपैथी से भी ज्यादा तेजी से काम करते हैं आयुर्वेद के अंदर। डॉक्टर साहब, उनका भी हम जिक्र चाहेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक और जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों, आपके सवाल जो आपने पिछले हफ्ते रजिस्टर करवाए हैं हमारे पास इस समय मौजूद हैं और हम धीरे धीरे करके वो डॉक्टर साहब तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जो विशेष चर्चा का समय है
निर्धारित है ये आयुर्वेद जगत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस मंच के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का, वो हम जरूर यूटिलाइज करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जो छात्र हैं जो इस समय अपने स्टडी एज लेवल्स पर हैं, वो जानना चाहते हैं इस विज्ञान को, उन्होंने सुना है लेकिन इच्छा जो उनकी रहती है, फिर भविष्य को देखा जाता है, माँ बाप भविष्य निर्धारित करते हैं कि आप इस तरह की पढ़ाई कीजिए, इसमें भविष्य है। तो आयुर्वेद जगत में जो छात्र चाहते हैं प्रवेश करना, क्या भविष्य की संभावनाएं रहती हैं उनके लिए? बहुत ही सुंदर भविष्य है, बहुत ही उन्नत भविष्य है और बहुत ही आकांक्षाओं से भरा हुआ और बहुत ही संभावनाओं से भरा हुआ भविष्य है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं, दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि जब एक आयुर्वेद का छात्र आयुर्वेद की पढ़ाई करता है और वो एलोपैथी में प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। आयुर्वेद का विकास नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है, आज लगभग हिंदुस्तान के अंदर 250 कॉलेज हैं आयुर्वेद के, और हर कॉलेज में लगभग 50 से 60 स्टूडेंट हर साल डॉक्टर बनते हैं, आयुर्वेद के स्नातक बनते हैं। इस हिसाब से अगर हम गणित लगाएं तो लगभग 12, 13, 15 हजार डॉक्टर्स हर साल आयुर्वेद के निकलते हैं। और पिछले अगर हम 40-50 साल की बात करें, पहले कुछ कॉलेज कम रहे होंगे, तो एवरेज अगर हम लगाकर देखें तो 4 से 5 लाख डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर जो आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स हैं, आयुर्वेद के एमडीज हैं, वो मिलाकर संख्या 4 से 5 लाख के बीच में कहीं बैठती है। अब इतनी बड़ी संख्या अगर एक देश के अंदर आयुर्वेद डॉक्टरों की है, तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद का प्रचार देशों और विदेशों में इतना ज्यादा होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी बीमारी के लिए पहले अपनी चिकित्सा पद्धति, अपनी सनातन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के पास किसी डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर साहब, क्या इस विषय में अभी ये संभावनाएं कम आती जा रही हैं या स्थिति यही है? स्थिति, मैंने कहा ना आपको कि इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो जो आयुर्वेदिक जो चिकित्सक बनते हैं, जो लोग आयुर्वेद स्टूडेंट्स हैं, वो प्रैक्टिस चेंज कर लेते हैं। उनको लगता है कि आयुर्वेद प्रैक्टिस थोड़ी मुश्किल है, इसके अंदर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, इसको समझने में, पेशेंट के साथ तालमेल बनाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और एलोपैथिक चिकित्सा क्या है कि आपने लाक्षणिक 15-20 दवाइयां रटी और पेशेंट की सिम्टोमेटिक किया, 20-50 रुपए की पेशेंट को सिम्टोमेटिक दवाइयां दी। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि बेशक आप अगर अपने पेशे से धोबी, एक मतलब ऐसे लोगों के लिए, ऐसे चिकित्सकों के लिए मेरा ये शब्द होता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अगर आप अपने पेशे के साथ ही न्याय नहीं कर पा रहे तो खुद के साथ आपने पढ़ाई की है आयुर्वेद की, प्रैक्टिस करते हैं एलोपैथी की, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पूर्ण रूप से एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते करते अगर आप लक्षण को दूर करने के लिए एलोपैथिक दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी ऐसे हैं, एमबीबीएस, एमडी, एमएस डॉक्टर भी ऐसे हैं जो आयुर्वेद की दवाइयां अपने पेशेंट को देते हैं। विरोध इस बात का है कि आप स्नातक या स्नातकोत्तर आयुर्वेद में हो, जो प्राथमिक महत्व है वो इस विषय को देना चाहिए। भी आपको अपनी प्रैक्टिस के अंदर 90% जो मेडिसिन हैं, यू शुड यूज देम। उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है किसी एडिशनल अपने पेशेंट को लक्षण दूर करने में, उनको आराम पहुंचाने में, तो आप एलोपैथी का सहारा ले सकते हैं। और आपको हैरानी होगी अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 100 में से 95 आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं आयुर्वेद से एलोपैथी की तरफ। और ये सबसे बड़ा जो गंभीर जो विषय है आयुर्वेद के, जितना प्रचार आयुर्वेद का भारत के आजाद होने के बाद होना चाहिए था, उतना नहीं हो पा रहा। तो मैं तो मतलब उन्हीं को इस मंच के माध्यम से संदेश भी देना चाहूंगा कि आप लोग अपने जो स्वाभिमान है उसको समझें और आओ वापस प्रकृति की ओर लौट चलें और लोगों को अपने साथ लेकर चलें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दोस्तों, ये सवाल हम सभी, हमारे जो दोस्त हैं, छात्र हैं इस समय, ये उनके लिए था जो जानना चाहते हैं कि यदि वो आयुर्वेद जगत में प्रवेश करना चाहते हैं तो भविष्य में क्या संभावनाएं उनका इंतजार कर रही हैं। और संभावनाएं बिल्कुल बेहतर हैं आपके लिए, क्योंकि ये वो प्रणाली है जो आने वाले समय में इस तरह से फैलने वाली है पूरे विश्व में कि दूसरी चिकित्सा पद्धति की ओर कोई नहीं देखेगा। यदि मजबूत है शरीर, उस पर कोई भी संक्रमण आक्रमण कर ही नहीं सकता, तो किसी और दवा की भला जरूरत है क्या। और यही तो है मकसद आयुर्वेद धाम इस कार्यक्रम का, कि आप रहें स्वस्थ, कोई भी बीमारी आपके नजदीक ना आए। कुछ और चर्चा करते हैं दवाओं के बारे में। डॉक्टर साहब से हम चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर साहब, जो दवाएं इस्तेमाल होती है, आपने कहा कि कुछ इतनी तेज हैं दवाएं, वो लेते ही अपना असर दिखाना शुरू हो जाएंगे। इसी बारे में हम आपसे और जानकारी चाहेंगे, किस तरह की दवाओं का जो इस्तेमाल है, टैबलेट्स, सिरप्स और पाउडर्स, किस तरह से किया जाता है? विज्ञान के जो क्षेत्र के अंदर जो उन्नति हुई है, उससे पहले क्या होता था कि हम क्रूड ड्रग्स जो होती हैं, जैसे ही रॉ हर्ब आया, उसको हमने जो आयुर्वेद की
तकनीक होती है दवाइयाँ बनाने की, चाहे वो टेबलेट फॉर्म है, चाहे सिरप है, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म है, जिस तरह से भी उसी तरह से हम लोग यूज कर पाते थे। जैसे विज्ञान की तरक्की हुई, हमारे पास तरीके पैदा हुए कि इस पर्टिकुलर हर्ब के अंदर कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एक्टिव हैं। पहले तो हमने ये जाना, फिर उनकी मात्रा जानी कि कितनी मात्रा में इस हर्ब के अंदर फलां, जैसे मान लो आंवला है, आंवला के अंदर विटामिन सी और आयरन होते हैं। अब ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं, कुछ हर्ब्स के अंदर स्टेरॉइड ज्यादा है, कुछ हर्ब के अंदर ग्लाइकोसाइड ज्यादा है, कुछ हर्ब्स के अंदर टेनिन्स ज्यादा है। तो आप एक्सट्रैक्ट करने में अब तो आयुर्वेद अब बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे लोग इस विषय पे काम कर रहे हैं, और जो टेक्निक्स आई हैं क्रोमेटोग्राफी की, विभिन्न तरह की टेक्निक्स आई हैं, उसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि किस दवाई के अंदर कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट ज्यादा है और उसका किस तरह से शरीर पर इफेक्ट है। उसकी हम पूरी की पूरी पैथोजेनिक और फार्माकोलॉजिकल जो स्टडी है उसके एक्शन को हम जान पाते हैं, किस तरह से वो केमिकल शरीर के अंदर जाकर, मॉडर्न ढंग से बता रहा हूँ आपको, आयुर्वेद तरीके से तो हमें पहले भी पता है कि वो दवाइयां किस तरह से काम करती हैं, लेकिन वो अब क्या होता है कि मान लो एक दवाई 100 ग्राम है और उसके अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है काम करने वाला 2 ग्राम है, तो 98% का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वो 50 गुना अगर हम वो 2% निकाल लेते हैं तो एक तो उसकी डोज कम होगी। अगर किसी व्यक्ति को 10 ग्राम खाने को देना था हमने, तो उसकी डोज 250 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम की आ गई। बिल्कुल ठीक है, और डोज कम होने के साथ साथ वो हमें पता है कि ये पर्टिकुलर केमिकल कंस्टिट्यूएंट इस बॉडी पार्ट पे और इस बीमारी में काम करेगा, तो वो डायरेक्ट उसी चीज को के ऊपर हम पेशेंट को जिसको देना है उस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें कई बार होता है कि एंटीडोट्स हमें साथ, जो नेचुरल हर्ब आता है उसके अंदर एंटीडोट होते हैं साथ में उसके। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो सेफ हैं, कुछ बॉडी को नुकसान भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है तो फिर एंटीडोट जो प्रकृति की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है उसका हम उसके साथ बैलेंस बना के उसका इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट की संभावना आती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो दवाइयाँ किस तरह से दी जाती हैं, किस तरह इस्तेमाल होती हैं और क्या उनका उपयोग करने के बाद परिणाम सामने आते हैं, सवाल हमने डॉक्टर साहब से किया और इसका जवाब उन्होंने आप तक पहुंचाया। और अब जो आपके सवाल हैं आपने डॉक्टर साहब के समक्ष प्रस्तुत किए हैं बालों से संबंधित, वो हम डॉक्टर साहब से जरूर पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए तेज नजर।